हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल रेडियोलॉजी जर्नी विद मंशिका। आज की वीडियो में हम रेडियोग्राफर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो रिपीटिवली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फोकसिंग कप इन द एक्सरे ट्यूब। फोकसिंग कप का क्या फंक्शन होता है एक्सरे ट्यूब में? टू प्रोड्यूस एक्सरेज, टू फोकस इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स द फोकल स्पॉट, टू रोटेट द एनोड या फिर टू अब्सॉर्ब स्कैटर्ड रेडिएशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर बी, टू फोकस इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द फोकल स्पॉट। जो फोकसिंग कप होता है उसका काम होता है कि वो फोकस करता है इलेक्ट्रॉन्स को, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं कैथोड से, उनको फोकस करता है टुवर्ड्स द एनोड टारगेट और फोकल स्पॉट की तरफ। Question number 2 is which factor primarily determines the quantity of X-ray produced। इनमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि डिटरमाइन करता है कि कितनी क्वांटिटी की एक्सरे प्रोड्यूस होनी चाहिए? केवीपी, एमएएस, एसआईडी या ओआईडी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर बी, एमएएस। एमएएस जो फैक्टर होता है वो हमारा डिटरमाइन करता है क्वांटिटी ऑफ एक्सरे फोटोन्स, और वहीं जो हमारा केवीपी होता है वो क्या करता है? क्वालिटी। वो डिटरमाइन करता है हमारी क्वालिटी और पेनिट्रेशन पावर ऑफ एक्सरे फोटोन्स। Question number 3 is if the tube current is increased from 200 mA to 400 mA while exposure time remains constant, एक्सरे क्वांटिटी विल, मतलब अगर हम ट्यूब करंट इंक्रीज करें 200 mA से 400 mA में और एक्सपोजर टाइम को हम कांस्टेंट रखें तो हमारी एक्सरे के क्वांटिटी में क्या असर पड़ेगा? डिक्रीज हो जाएगी बाय हाफ, रिमेन अनचेंज, या फिर डबल हो जाएगी, या फिर इंक्रीज 4 टाइम्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर सी। हमारी जो क्वांटिटी है एक्सरे की वो क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी अगर हम जो इंक्रीज करेंगे अपना ट्यूब करंट 200 mA से 400 mA में, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? डबल कर रहे हैं हमारे करंट को, एमए को डबल कर रहे हैं, तो हमारा जो क्वांटिटी है वो भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 इज द मेन पर्पस ऑफ इनहेरेंट एंड एडिड फिल्ट्रेशन इन एक्सरे ट्यूब इज टू। मेन पर्पस क्या होता है इनहेरेंट और एडिड फिल्ट्रेशन का एक्सरे ट्यूब में? फिल्ट्रेशन, हम जो एडिड फिल्ट्रेशन यूज करते हैं, इनहेरेंट फिल्ट्रेशन होता है, उनका क्या काम होता है ट्यूब में? इंक्रीज करता है लो एनर्जी फोटोन्स को, रिमूव करता है लो एनर्जी फोटोन्स फ्रॉम द बीम, इंक्रीज करता है स्कैटर्ड रेडिएशन, या फिर इंक्रीज करता है एक्सपोजर टाइम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर बी, रिमूव लो एनर्जी फोटोन्स फ्रॉम द बीम। हमारा जो फिल्ट्रेशन होता है उनका काम ही क्या होता है? जितने भी लो एनर्जी फोटोन्स है हमारी बीम में उसको रिमूव करना। ठीक है, तो वो ऑब्जॉर्व कर लेते हैं हमारे जितने भी लो एनर्जी के फोटोन्स हैं, और सिर्फ हाई पेनिट्रेटिंग फोटोन्स ही पेशेंट की बॉडी तक जाती है। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे इन हैंड फिल्ट्रेशन और एडिड फिल्ट्रेशन में कौन कौन से कंपोनेंट्स या फिर कौन कौन से फिल्टर्स आते हैं एंड किस मटेरियल के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 is which of the following will produce greatest increase in radiographic magnification। इनमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि हमें ग्रेटेस्ट मैग्निफिकेशन देगा और इंक्रीज करेगा रेडियोग्राफी में? तो ऑप्शन नंबर ए इज डिक्रीज ओआईडी, बी इंक्रीज एसआईडी, या फिर इंक्रीज ओआईडी, या फिर डिक्रीज ऑब्जेक्ट थिकनेस। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज ओआईडी। बेसिकली जो हमारी मैग्निफिकेशन है वो दो फैक्टर पे ही डिपेंड करती है, एसआईडी एंड ओआईडी। सोर्स टू इमेज डिस्टेंस एंड ओआईडी हमारी ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस। तो अगर हम ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं, मतलब हम ओआईडी को इंक्रीज करते हैं, तो हमारी मैग्निफिकेशन भी इंक्रीज हो गई। वहीं अगर हम सोर्स टू इमेज डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं, मतलब एसआईडी को इंक्रीज करेंगे, तो हमारी मैग्निफिकेशन डिक्रीज होगी। क्वेश्चन नंबर 6 इज अ रेडियोग्राफ इज टेकन एट 100 सेंटीमीटर एसआईडी, मतलब हमने 100 सेंटीमीटर के सोर्स टू इमेज डिस्टेंस पे एक रेडियोग्राफ लिया। इफ द एसआईडी इज इंक्रीज्ड टू 200 सेंटीमीटर, मतलब हमने जो सोर्स टू इमेज डिस्टेंस है हमने उसको क्या कर दिया? डबल कर दिया। ठीक है, द रेडिएशन इंटेंसिटी एट द इमेज रिसेप्टर बिकम्स अप्रोक्सीमेटली, मतलब अगर हम देखो 100 सेंटीमीटर में हमने एक रेडियोग्राफ लिया, फिर हमने सोर्स टू इमेज डिस्टेंस को 200 बढ़ा दिया, मतलब डबल कर दिया, तो वही रेडिएशन इंटेंसिटी रिसेप्टर पे क्या रह जाएगी? 4 टाइम्स ग्रेटर, 2 टाइम्स ग्रेटर, या फिर हाफ हो जाएगी, या फिर 1/4 हो जाएगी। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर डी, 1/4 हो जाएगी हमारी रेडिएशन इंटेंसिटी रिसेप्टर पे। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी इंटेंसिटी होती है रेडिएशन की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर डिस्टेंस के। मतलब अगर हम डिस्टेंस को डबल कर दे तो हमारी जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। इस टॉपिक में मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखी है, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। Question number 7 is which interaction is most responsible for the subject contrast in diagnostic radiography। इनमें से ऐसा कौन सा इंटरेक्शन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सब्जेक्ट के कॉन्ट्रास्ट के लिए इन डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफी?
ऑप्शन नंबर ए इज पेयर प्रोडक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो डिसइंटीग्रेशन या फिर एनिहिलेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट। इस टॉपिक पे भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है मेरे चैनल पे, आप वो जाके देख सकते हैं विद एमसीक्यूज, जो कि हमारे रिपीटिव एमसीक्यूज होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, वो भी कवर कर रखे हैं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 8 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंक्रीज व्हेन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की प्रोबेबिलिटी कब इंक्रीज होगी। ऑप्शन नंबर ए इज फोटोन एनर्जी इंक्रीज होगी तब, फोटोन एनर्जी डिक्रीज होगी, या एटॉमिक नंबर डिक्रीज होगा, या फिर पेशेंट थिकनेस डिक्रीज होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी, फोटोन एनर्जी जब डिक्रीज होगी तब हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगी। सो बेसिकली ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो कब प्रोड्यूस होता है, जब जो हमारा एक्सरे फोटोन्स है वो एटम के इनर मोस्ट शेल से इंटरेक्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को जो इनर मोस्ट शेल में होता है उनको इजेक्ट करते हैं, इसीलिए वो अनस्टेबल बन जाता है। और जो आउटर मोस्ट शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं देन वो इनर मोस्ट शेल्स में फिलअप होकर उसे स्टेबल बनाते हैं ना। तो वहीं जब हमारे फोटोन्स की एनर्जी डिक्रीज होगी तभी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होगा वो प्रोड्यूस होगा, और अगर ज्यादा फोटोन की एनर्जी डिक्रीज होगी तो वहीं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 9 is which interaction is the major source of occupational scattered radiation during radiographic examination। इनमें से ऐसा कौन सा इंटरेक्शन है जो कि मेजर सोर्स होता है हमारे स्कैटर्ड रेडिएशन के लिए ड्यूरिंग द रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन, कॉम्पटन इंटरेक्शन, पेयर प्रोडक्शन या फिर कोहेरेंट स्कैटरिंग ओनली। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी, कॉम्पटन इंटरेक्शन। बेसिकली कॉम्पटन इंटरेक्शन कब होता है हमारा, जब जो एक्सरे फोटोन्स है वो हमारे एटम के जो आउटर मोस्ट शेल्स है उससे इंटरेक्ट करता है और अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, और ये क्या कॉज करता है, हमारा स्कैटर्ड रेडिएशन। सो कॉम्पटन स्कैटरिंग हमारा मेजर सोर्स होता है, एक ऐसा इंटरेक्शन होता है जो कि ऑक्यूपेशनल स्कैटर्ड रेडिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ड्यूरिंग द रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन। इसे मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखे हैं इंटरेक्शन विद मैटर पे, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने हर एक इंटरेक्शन को बहुत डीपली एक्सप्लेन किया है एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराया है। क्वेश्चन नंबर 10 इज विच चेंज जनरली इंप्रूव्स रेडियोग्राफिक स्पेशल रेजोल्यूशन। इनमें से ऐसा कौन सा चेंज है जो कि हमारी रेडियोग्राफी में स्पेशल रेजोल्यूशन को इंप्रूव करती है। ऑप्शन नंबर ए इज इंक्रीजिंग फोकल स्पॉट साइज, बी इंक्रीजिंग ओआईडी, सी यूजिंग अ स्मॉलर फोकल स्पॉट, या फिर डी इंक्रीजिंग मोशन। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज ऑप्शन नंबर सी, यूजिंग अ स्मॉलर फोकल स्पॉट। जो हमारा स्मॉलर फोकल स्पॉट होता है वो हमारे स्पेशल रेजोल्यूशन को इंप्रूव करता है रेडियोग्राफी में। क्वेश्चन नंबर 11 इज द लाइन फोकस प्रिंसिपल अलो द एक्सरे ट्यूब टू हैव। जो लाइन फोकस प्रिंसिपल है वो हमारी एक्सरे ट्यूब में क्या अलो करता है, अ लार्ज इफेक्टिव फोकल स्पॉट एंड स्मॉलर एक्चुअल फोकल स्पॉट, या फिर ऑप्शन नंबर बी, अ स्मॉल इफेक्टिव फोकल स्पॉट एंड रिलेटिवली लार्जर एक्चुअल फोकल स्पॉट। ऑप्शन नंबर सी, नो फोकल स्पॉट, या फिर ऑप्शन नंबर डी, इक्वल एक्चुअल एंड इफेक्टिव फोकल स्पॉट इन ऑल कंडीशन। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी, अ स्मॉल इफेक्टिव फोकल स्पॉट एंड रिलेटिवली लार्जर एक्चुअल फोकल स्पॉट। बेसिकली दो टाइप के फोकल स्पॉट का यूज किया जाता है, एक होता है एक्चुअल फोकल स्पॉट एंड एक होता है इफेक्टिव फोकल स्पॉट। एक्चुअल फोकल स्पॉट वो एरिया होता है जहाँ पे हमारे जो एनोड होता है, टारगेट मटेरियल, वहां पे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं, वहीं इसीलिए जो एक्चुअल फोकल स्पॉट होता है वो लार्जर होता है एज कंपैरेटिव टू इफेक्टिव फोकल स्पॉट, बिकॉज अगर वो लार्जर होगा तभी तो हीट डिसिपेशन बेटर होगा एंड जो हमारा एनोड टारगेट है उसका लाइफ स्पेन भी इंक्रीज होगा। वहीं बात करेंगे इफेक्टिव फोकल स्पॉट की, हमारी इमेज की शार्पनेस को इंक्रीज करने के लिए रिक्वायर्ड होता है हमें एक स्मॉल इफेक्टिव फोकल स्पॉट। तो स्मॉल इफेक्टिव फोकल स्पॉट हमारी इमेज की शार्पनेस और स्पेशल रेजोल्यूशन को इंक्रीज करने का काम करते हैं, वहीं जो एक्चुअल फोकल स्पॉट होता है उसी में हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं स्ट्राइक करते हैं, तो इसलिए उसको लार्जर बनाया गया है ताकि हीट डिसिपेशन बेटर हो सके। क्वेश्चन नंबर 12 इज द कैथोड ऑफ एन एक्सरे ट्यूब कंसिस्ट प्राइमरी ऑफ। कैथोड क्या कंसिस्ट करता है एक्सरे ट्यूब में, टारगेट एंड रोटर, फिलामेंट एंड फोकसिंग कप, स्टेटर एंड रोटर, या फिर टारगेट एंड फिलामेंट। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी, हमारे टारगेट के पास होता है फिलामेंट एंड फोकसिंग कप। कमेंट करके जरूर बताएं कि फिलामेंट एंड फोकसिंग कप किस मटेरियल के बने होते हैं, और बेसिकली फोकसिंग कप का काम क्या होता है, वो फोकस करता है इलेक्ट्रॉन को टुवर्ड्स द एनोड टारगेट। Question number 13 is which component convert the electrical energy into X-rays and heat at the target। बेसिकली इनमें से ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है एक्सरेज में एंड हीट प्रोड्यूस करता है एट द टारगेट, कैथोड, एनोड, कॉल्युमिनेटर या फिर ट्रांसफार्मर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी, एनोड। एनोड पर ही हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी आ रही है, उनको कन्वर्ट किया जाता है एक्सरेज में
99% जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है हीट में, एंड सिर्फ 1% जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमारी एक्सरेज में कन्वर्ट होती है। कमेंट करके जरूर बताएं कि एनोड टारगेट हमारा किस मटेरियल का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 14 इज इन द एनोड हील इफेक्ट एक्सरे इंटेंसिटी इज जनरली ग्रेटर ऑन द एनोड हील इफेक्ट में एक्सरे की इंटेंसिटी किस पे ज्यादा होती है, एनोड साइड पे, कैथोड साइड पे, सेंट्रल रे पे ओनली, या फिर बोथ साइड इक्वल होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी, कैथोड साइड पे जो इंटेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, एनोड साइड पे कम होती है, क्योंकि एनोड साइड पे जो इंटेंसिटी होती है, रेडिएशन होती है, वहीं पे स्टाइकॉन होती है, एंड ज़्यादा जो लॉन्गर पाथवे होता है उसको ट्रैवल करना होता है एनोड साइड पे। तो कुछ जो इंटेंसिटी होती है एक्सरेज की वो क्या होती है, ऑब्जॉर्व कर ली जाती है बाय द मटेरियल। वहीं कैथोड साइड की बात करेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा लॉन्गर पाथवे नहीं होती, शॉर्टर होती है एज कम्पेरेटिव टू एनोड साइड। तो वहाँ पे शॉर्टर पाथवे की वजह से इंटेंसिटी ज़्यादा होती है एंड एनोड साइड पे इंटेंसिटी कम होती है। इसका हम प्रैक्टिकल रेडियोग्राफी में भी कुछ इस प्रकार से यूज करते हैं कि जो पेशेंट का थिकर बॉडी पार्ट होगा वो हम कैथोड साइड पे रखते हैं, एंड जो थिनर या फिर बोले तो पतला बॉडी पार्ट होगा वो हम एनोड साइड पे रखेंगे, ताकि जो एक्सपोजर है वो इक्वलाइज हो और हमारा जो इमेज रिसेप्टर पे इमेज बने वो भी इक्वलाइज हो। क्वेश्चन नंबर 15 is for a thicker anatomical part which side of the tube is preferably positioned, मतलब किस साइड पे हमें जो थिकर पार्ट होता है एनाटॉमिकल पार्ट उसको रखना चाहिए ट्यूब की, एनोड साइड पे, कैथोड साइड पे, अदर साइड में या फिर नेदर साइड पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जैसे कि अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया था कि जो हमारी बॉडी का थिकर पार्ट होता है, एनाटॉमिकल पार्ट होता है, वो हम कहाँ रखेंगे, कैथोड साइड पे रखेंगे, क्योंकि कैथोड साइड पे हमारी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, वही एनोड साइड पे हमारी इंटेंसिटी कम होती है। तो हमारा जो थिकर पार्ट होता है बॉडी का वो हम कहाँ रखेंगे, कैथोड साइड रखेंगे, एंड जो हमारा बॉडी का थिनर पार्ट होगा वो हम एनोड की साइड रखते हैं, ताकि हमारी जो एक्सपोजर है वो इक्वलाइज हो और इमेज हमारी प्रॉपर बन के आए। Question number 16 is which of the following is the most effective method for reducing patient radiation dose while maintaining diagnostic image quality? इनमें से ऐसा कौन सा मेथड है जो कि हमारा पेशेंट का डोज भी रिड्यूस कर देता है और हमारी मेंटेन भी करता है डायग्नोस्टिक इमेज की क्वालिटी को? ऑप्शन नंबर ए इज इंक्रीजिंग अननेसेसरी एक्सपोजर, ऑप्शन नंबर बी प्रॉपर कॉम्बिनेशन एंड अप्रोप्रिएट एक्सपोजर फैक्टर, सी इंक्रीजिंग ओआईडी, एंड डी इंक्रीजिंग रिपीट एग्जामिनेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी प्रॉपर कॉम्बिनेशन एंड अप्रोप्रिएट एक्सपोजर फैक्टर। मतलब प्रॉपर अगर हम कॉम्बिनेशन यूज करें और प्रॉपर अप्रोप्रिएट एक्सपोजर फैक्टर दे, जो भी हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं उसके लिए जो अप्रोप्रिएट एक्सपोजर फैक्टर अगर हम वही देंगे तो हमारे पेशेंट का डोज है वो भी रिड्यूस होगा एंड हमारी डायग्नोस्टिक इमेज की क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी। क्वेश्चन नंबर 17 इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ रेडियोग्राफिक ग्रिड इज टू, मतलब प्राइमरी पर्पस क्या होता है रेडियोग्राफिक ग्रिड का? ऑप्शन नंबर ए इज इंक्रीजिंग मैग्निफिकेशन, बी रिड्यूस स्कैटर्ड रेडिएशन रीचिंग दी इमेज रिसेप्टर, या फिर सी रिड्यूस फोकल स्पॉट साइज, या फिर ऑप्शन नंबर डी इंक्रीजिंग ओआईडी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी रिड्यूस स्कैटर्ड रेडिएशन रीचिंग द इमेज रिसेप्टर। बेसिकली ग्रिड का काम क्या होता है कि जितनी भी हमारी स्कैटर्ड रेडिएशन आ रही है उसको रिड्यूस करने का काम होता है हमारी ग्रिड का। क्वेश्चन नंबर 18 इज व्हेन अ ग्रिड रेशियो इज इंक्रीज्ड द ग्रिड जनरली, अगर हम ग्रिड का रेशियो इंक्रीज करेंगे तो ग्रिड में जनरली क्या देखने को मिलेगा, बिकम लेस इफेक्टिव एट एब्जॉर्बिंग स्कैटर्ड, या फिर रिक्वायर्ड लेस एक्यूरेट पोजिशनिंग, रिक्वायर्ड ग्रेटर एक्सपोजर टू मेंटेन रिसेप्टर एक्सपोजर, या फिर एलिमिनेट्स ऑल प्राइमरी रेडिएशन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज ऑप्शन नंबर सी रिक्वायर्ड्स अ ग्रेटर एक्सपोजर टू मेंटेन रिसेप्टर एक्सपोजर। जब हम ग्रिड का रेशियो बढ़ाएंगे तो क्या होता है, ग्रिड की वजह से जितनी भी हमारी स्कैटर्ड रेडिएशन है वो ऑब्जॉर्व हो जाती है, इसलिए सिर्फ हाई पेनिट्रेटिंग जो एक्सरेज होती है वही पेशेंट की बॉडी से पास थ्रू होकर हमारी इमेज रिसेप्टर पे जाती है। तो अगर हम ग्रिड का रेशियो बढ़ाएंगे तो हमें जो एक्सपोजर है उसको मेंटेन करने के लिए ज़्यादा एक्सपोजर देना पड़ेगा, ताकि सिर्फ हाई पेनिट्रेटिंग जो एक्सरे फोटोन्स है वही पास थ्रू पेशेंट की बॉडी से एंड हमारे डायग्नोस्टिक इमेज जनरेट करने में हेल्पफुल हो। अगर हम कम एनर्जी के एक्सरे फोटोन्स जनरेट होंगे, अगर हमने एक्सपोजर कम दिया, तो अगर लो एनर्जी के एक्सरे फोटोन्स जनरेट होंगे तो पेशेंट बॉडी से भी अब्जॉर्व होंगी, फिल्ट्रेशन से भी अब्जॉर्व होंगी एंड ग्रिड से भी अब्जॉर्व होंगी, तो हमारी डायग्नोस्टिक इमेज जनरेट ही नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें इनफ अमाउंट ऑफ एक्सपोजर देना पड़ता है ताकि हमारी हाई पेनिट्रेटिंग एक्सरेज फोटोन्स प्रोड्यूस हो एंड पेशेंट की बॉडी से पास थ्रू होके इमेज रिसेप्टर पे जाए। अगर वो अब्जॉर्व भी हो, पेशेंट की बॉडी भी अब्जॉर्व करे या फिर फिल्ट्रेशन अब्जॉर्व करे या फिर ग्रिड के द्वारा भी थोड़ा बहुत स्कैटर्ड रेडिएशन अब्जॉर्व हो, तो हमारे पास इनफ अमाउंट की जो हाई पेनिट्रेटिंग एक्सरेज है वो होनी चाहिए ताकि हमारी डायग्नोस्टिक इमेज जनरेट हो पाए।
Question number 19 is which factor has the greatest effect on a radiographic image receptor exposure? इनमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसका ग्रेटेस्ट इफेक्ट पड़ता है हमारी रेडियोग्राफिक इमेज के रिसेप्टर एक्सपोजर पे? तो MAS होगा, OID होगा, पेशेंट पोजिशनिंग होगा या फिर ग्रेड हाइट होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर ए, MAS। MAS मतलब हमारे नंबर ऑफ फोटोन्स, कितनी नंबर ऑफ फोटोन्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड कितनी हमारी रेडियोग्राफिक इमेज रिसेप्टर तक पहुंचती है। तो एक्सपोजर जो हमारा इमेज रिसेप्टर तक मेंटेन करता है, ग्रेटेस्ट इफेक्ट डालता है, वो होता है MS। OID जो होता है वो हमारे मैग्निफिकेशन के लिए वर्क करता है। बेसिकली OID हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस। और अगर हम OID इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो मैग्निफिकेशन है वो भी इंक्रीज होगा। पेशेंट पोजीशनिंग भी मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है। एंड ग्रेड हाइट की बात करेंगे तो ग्रेड हाइट हमारा क्या मतलब कैलकुलेट करने में हेल्प करता है हमारी ग्रेड के रेशियो को। Question number 20 is the 15% rule states that an approximate 15% increase in KVP will, मतलब 15% रूल के हिसाब से अगर हम 15% KVP को इंक्रीज कर देंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन नंबर ए, डबल रिसेप्टर एक्सपोजर अप्रॉक्सीमेटली, या फिर बी, हाफ रिसेप्टर एक्सपोजर, ऑप्शन नंबर सी, एलिमिनेट स्कैटर, या फिर डी, डबल SID। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर ए, डबल रिसेप्टर एक्सपोजर। मतलब अगर हम 15% रूल के हिसाब से अगर हम KVP को 15% इंक्रीज कर देंगे तो रिसेप्टर का एक्सपोजर क्या होता है? डबल हो जाता है। वहीं अगर हम KVP को 15% डिक्रीज कर देंगे तो रिसेप्टर पे जो एक्सपोजर होता है वो क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। Question number 21 is if KVP is increased by approximately 15% and MS is reduced by half, the receptor exposure will be approximately, मतलब अगर हम KVP को 15% इंक्रीज भी कर दे और MS को रिड्यूस कर दे हाफ, तो हमारा रिसेप्टर पे एक्सपोजर क्या रहेगा? रिमेन सिमिलर, डबल, बिकम 4 टाइम्स ग्रेटर, या फिर बिकम 0। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर ए, रिमेन सिमिलर। क्योंकि हमने KVP तो 15% इंक्रीज कर दिया बट हमने MS को क्या कर दिया? हाफ कर दिया, रिड्यूस कर दिया हाफ में। तो हमारा जो एक्सपोजर होगा रिसेप्टर पे वो क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट ही रहेगा और सेम ही रहेगा। Question number 22 is which of the following is the most important factor for minimizing geometrical unsharpness? इनमें से ऐसा कौन सा important factor है, most important factor है जो कि हमारा minimize करता है geometrical unsharpness को? ऑप्शन नंबर ए is large focal spot, ऑप्शन नंबर बी small focal spot, ऑप्शन नंबर सी इंक्रीज्ड OID, या फिर ऑप्शन नंबर डी इंक्रीज्ड पेशेंट मोशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल फोकल स्पॉट। स्मॉल फोकल स्पॉट हमारा मेन और इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि मिनिमाइज करता है ज्योमेट्रिकल अनशार्पनेस को, और स्मॉल फोकल स्पॉट ही हमारा जो शार्पनेस होता है इमेज का वो इंक्रीज करने में हेल्प करता है। इवन हमारी इमेज की क्वालिटी भी इंप्रूव करता है। Question number 23 is motion unsharpness can be reduced most effectively by, इनमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से हमारा मोशन अनशार्पनेस रिड्यूस हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए इज इंक्रीजिंग एक्सपोजर टाइम, बी यूजिंग अ शॉर्टर एक्सपोजर टाइम, या फिर इंक्रीजिंग OID, या फिर डिक्रीजिंग SID। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर बी, यूजिंग अ शॉर्टर एक्सपोजर टाइम। एक शॉर्टर एक्सपोजर टाइम यूज करने से हमारा जो मोशन अनशार्पनेस है वो रिड्यूस होता है। Question number 24 is which radiation protection principle states that exposure should be kept as low as reasonably achievable? इनमें से ऐसा कौन सा रेडिएशन प्रोटेक्शन का प्रिंसिपल है जो कि स्टेट करता है कि रेडिएशन जितना कम से कम हो जो कि रीजनेबली अचीवेबल हो वो होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए इज रेम, बी अलारा, सी HVL, या फिर डी LET। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर बी, अलारा। अलारा हमारा रेडिएशन प्रोटेक्शन का प्रिंसिपल है जो कि स्टेट करते हैं कि जो एक्सपोजर है वो क्या रहना चाहिए? एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। Question number 25 is which of the following is a not one of the basic radiation protection principle? इनमें से कौन सा हमारा रेडिएशन प्रोटेक्शन का प्रिंसिपल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए इज टाइम, डिस्टेंस शील्डिंग, या फिर मैग्निफिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर डी, मैग्निफिकेशन हमारे रेडिएशन प्रोटेक्शन का प्रिंसिपल नहीं है बल्कि टाइम, डिस्टेंस शील्डिंग ये सब हमारे रेडिएशन प्रोटेक्शन के बेसिक प्रिंसिपल्स है। क्वेश्चन नंबर 26 इज इफ द डिस्टेंस फ्रॉम अ रेडिएशन सोर्स इज ट्रिपल्ड, अगर हमने जो डिस्टेंस है रेडिएशन सोर्स से उसको ट्रिपल कर दिया तो रेडिएशन इंटेंसिटी बिकम अप्रॉक्सीमेटली, तो हमारी रेडिएशन इंटेंसिटी क्या बन जाएगी? ऑप्शन नंबर ए 1/3, बी 1/6, सी 1/9, या फिर ऑप्शन नंबर डी 3 टाइम्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी 1/9। अगर हम डिस्टेंस को डबल कर दे रेडिएशन सोर्स से तो हमारी जो इंटेंसिटी होती है सिर्फ 1/9 रह जाएगी। मतलब अगर हम डिस्टेंस को ट्रिपल टाइम इंक्रीज कर दे रेडिएशन सोर्स से
तो हमारी जो इंटेंसिटी है ओरिजिनल इंटेंसिटी की सिर्फ 1/9 इंटेंसिटी हमारे पास रह जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27 is which dosimeter is commonly used for personal monitoring of occupational radiation exposure? मतलब कौन सा ऐसा डोजीमीटर है जो कि पर्सनल मॉनिटरिंग के लिए ऑक्यूपेशनल रेडिएशन एक्सपोजर में यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज टीएलडी, बी अल्ट्रासाउंड प्रोब, ऑप्शन नंबर सी ग्रिड या फिर ऑप्शन नंबर डी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज ऑप्शन नंबर ए टीएलडी। टीएलडी मतलब हमारा थर्मोल्यूमिनेसेंट डोसीमीटर जो होता है पर्सनल डोजीमीटर के रूप में यूज किया जाता है ऑक्यूपेशनल रेडिएशन एक्सपोजर में। मैंने ऑलरेडी डोसीमीटर्स पे एक डिटेल वीडियो बना रखे है, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 इज द एसआई यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन डोजेस। एसआई यूनिट क्या होते हैं एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन डोज की। ऑप्शन नंबर ए इज सीवॉट, बी ग्रे, सी रॉन्टेजन या फिर डी बैक्यूरल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी ग्रे। ग्रे हमारी एसआई यूनिट होती है एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन डोज की। क्वेश्चन नंबर 29 is the SI unit used for equivalent effective radiation dose is। SI यूनिट कौन सी यूज होती है हमारे इक्विवेलेंट और इफेक्टिव रेडिएशन डोज के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज ग्रे, बी सीवॉट, सी बैक्यूरल या फिर डी कॉलम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी सीवॉट जो होती है हमारी SI यूनिट होते हैं इक्विवेलेंट और इफेक्टिव रेडिएशन डोज की। क्वेश्चन नंबर 30 is the main advantage of digital radiography over conventional film screen radiography। मतलब मेन एडवांटेज क्या होता है डिजिटल रेडियोग्राफी का कन्वेंशनल फिल्म स्क्रीन रेडियोग्राफी के कंपैरिजन में। ऑप्शन नंबर ए इज नो रेडिएशन इज रिक्वायर्ड, ऑप्शन नंबर बी वाइडर एक्सपोजर लैंगिट्यूड एंड डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर सी नो नीड फॉर पोजिशनिंग या फिर ऑप्शन नंबर डी कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ स्कैटर रेडिएशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वाइडर एक्सपोजर लैटिट्यूड एंड डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। बेसिकली हमें डीआर सिस्टम में मतलब डिजिटल रेडियोग्राफी में वाइडर एक्सपोजर लैटिट्यूड मिल जाता है और डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का सिस्टम भी प्रोवाइड होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। होप्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। एंड ये वीडियो जरूर अपने उन रेडियोग्राफर फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड कॉमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं।